जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और दमा यानी अज़मा के हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है कि आपको अवेयरनेस दी जाए, किस तरह से बच सकते हैं, प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, इसका इलाज क्या हो सकता है। इसी हवाले से हमारे साथ आज डॉक्टर मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार साहब, जो एचओडी हैं पल्मोनोलॉजी के डिपार्टमेंट में, दैट इज़ एट डॉक्टर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बहुत जी। बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ़ लाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अस्थमा या दमा होता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हमें जब बीमारी के बारे में पता चलेगा हाँ। तो अवेयरनेस और उसको समझना आसान हो जी, जाएगा। जी। तो दमा जो है वो सांस की नालियों की बीमारी है, ठीक है। इसको हम जो है वो क्रोनिक डिजीज़ यानी कि एक बचपन से होने वाली, एक लंबे टाइम से रहने वाली बीमारी कहते हैं, जिसमें कि सांस की नालियाँ जो है वो तंग हो जाती हैं, ठीक है, और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अच्छा, इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सांस की तंगी होती है और सांस की नालियों का जो नेरो होना होता है, सिकुड़ना होता है, ये हमेशा नहीं रहता। एज़मा का मतलब होता है हुआ फिर सही हुआ फिर सही हुआ। अच्छा। लेकिन इसके लिए ये बात भी समझना ज़रूरी है कि दवाइयाँ रेगुलरली लेनी होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब मुझे तकलीफ़ होगी मैं ले लूँगा। तो ये हम उस पे बात करेंगे। तो एज़मा सांस की नालियों की बीमारी, जिसमें कि सांस की नालियाँ सिकुड़ती हैं और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अच्छा, ये ब्रोंकल्स क्या होते हैं फिर? अच्छा, ये सांस की नालियाँ हैं, इनके नाम हैं। ब्रोंकल्स हाँ, तो वन ऑफ हम द एक नाली है। एक एक जो है वो बड़ी सांस की नाली है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। फिर उसके बाद वो नीचे नालियों में डिवाइड होते हैं जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। देन ब्रोंकियोल्स होते हैं। तो ये फर्दर डिवीजन है सांस की अच्छा, ये नालियों है की। सांस की नालियाँ, जी हाँ। बिल्कुल, जितनी छोटी होती जाएंगी उनके थोड़े से नाम थोड़े चेंज हो जाएंगे। जैसे ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, इस तरह। अच्छा, तो ये कैसे पता चलता है कि कौन-सा वाला जो है वो आपका सांस की नाली बंद है जिसकी वज़ह से दम है? मतलब सारी तो नहीं बंद होगी ना? हाँ, ये सांस की नालियाँ सारी जो दमा है वो एज ए जनरलाइज्ड लंग की डिजीज़ है। अच्छा, वो पूरी हाँ, उसमें वो कर देता सब है। में म्यूकस जमा हो सकता है, क्योंकि वो जो सांस की नालियाँ हैं वो कुदरत की तरफ से हैं ऐसे कि वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके। तो वो उस वक्त जब स्पैज़म आता है, वो दमे का अटैक आता है, तो वो यूँ चिपक नेरो हो जाती हैं। तो सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस निकालने में दुश्वारी होती है। ऐसा ही मैं समझूँ आपको उसके, एक हम पानी का पाइप जब पकड़ते हैं और उससे पानी जा रहा है, हम उसे ज़ोर से पकड़ लें तो एक आवाज़ निकलती है, हाँ, हाँ। ठीक है, और वो नेरो हो जाता है। यही हाल होता है एज़मा में सांस की नालियों का। ओके। अच्छा, इसके अलामात क्या हैं? किस तरह से पता चलता है कि ये अज़मा ही है? जी। उसके लिए ये है कि पेशेंट खांसी के साथ प्रेज़ेंट कर सकता है, पेशेंट सांस की तकलीफ़ के साथ प्रेज़ेंट कर सकता है, पेशेंट्स को जो है वो व्हिस्टलिंग साउंड, जिसको हम अपनी ज़बान वीज़िज़ कहते हैं, वीज़िंग हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होती है। बाज़ औक़ात हमारे जैसे माशरे में जहाँ पे अंडर डायग्नोस होता है, तो पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं बार-बार के चेस्ट के इन्फेक्शन के साथ। अच्छा, बार-बार हो सकता है हाँ, चेस्ट का तो इन्फेक्शन, चेस्ट हाँ। इन्फेक्शन जी, वो क्योंकि ना पेशेंट सुनना चाहता है, ना डॉक्टर सुनाना चाहता है कि जी आपको एज़मा है। तो वो जी ये एंटीबायोटिक ले लें, इस तरह एंटीबायोटिक का भी ज़ियाँ होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसका ओरल मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट खाता है 4-5 दिन, कुछ अपने आप को बेहतर महसूस करता है, और चीज़ नहीं, कुछ नहीं, आपको एलर्जी है, आपको एलर्जी है। तो रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, जब भी इस तरह के सिम्टम्स आएँ, एज़मा को ज़रूर रूल आउट करना चाहिए। उसकी तशख़ीस के लिए ज़रूर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई टेस्ट वगैरह भी इसके होते हैं? जी, पहले बात तो ये कि एज़मा का जो डायग्नोस है वो क्लिनिकल होता है, पहली चीज़, कि आपने क्लिनिकली मरीज़ को टाइम दे के हिस्ट्री ली, पूरी एग्ज़ामिनेशन किया। उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री हमें ये बताती है कि लंग्स जो अगर कम फंक्शन कर रहे हैं एज़मा की वजह से, तो कितने परसेंट कर रहे हैं। तो इट कैन बी एडिटिव हेल्पिंग टेस्ट, बस बाज़ औक़ात वो नॉर्मल भी आता है, लेकिन पेशेंट को, क्योंकि मैंने जैसे आप शुरू में कहा था कि एज़मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमेशा ही एयरवेज नैरो नहीं होते, ठीक है।
وہ نارمل ہو جاتے ہیں پھر نیرو ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریورسبلٹی ہے، یعنی کہ ریورس ہو جاتا ہے وہ. تو ہو سکتا ہے پیشنٹ کی اسپائرومیٹری اس وقت کی گئی ہو جب وہ نارمل ہو اور وہ نارمل اچھا، آفٹر اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر ریکرنٹ ایزما اٹیکس ہوتے رہیں گے تو لنگس جو ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ بلغم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس میں یہ ریورسبلٹی ختم ہو جاتی ہے تو وہ نیرو ہی رہ جاتے ہیں. پھر پیشنٹ کو سانس کی تکلیف جو رہتی ہے وہ دوائیوں سے بہتر ہونے کی امید کم ہو جاتی ہے. تو اس کی کوالٹی آف لائف سب سے بڑی بات کہ ظاہر ہے وہ تھوڑے سے کام پیشنٹ کرے گا تو اس کا سانس پھولے گا، وہ صحیح طرح سے اپنے کام کو انجام نہیں دے پائے گا اور اس سے چیسٹ انفیکشن بار بار ہوں گی تو لنگس ڈیمیج ہوں گے. پھر اس کی اپنی بہت ساری لنگس کی کمپلیکیشن ہے جو کہ نہ علاوہ لنگس پہ، ہارٹ پہ، باڈی کے باقی حصوں پہ بھی اثر انداز اچھا، ہوتی ظاہر ہیں. ہوتا ہے کوئی بھی ایک اعضا اگر صحیح کام نہیں کرو تو باقی جسم کے اعضا پہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتا Definitely. ہے. اچھا، اس کی یہ بتائیے گا کہ علامات میں ہی کیا یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی رننگ کر رہا ہے یا واکنگ کر رہا ہے اس میں بھی اس کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جیسے میں نے اس کو پہلے کہا ہوگا اس میں پرابلم. سانس میں تکلیف ہوگی. ہاں ہاں. اگر اس کا ایزما کنٹرول نہیں ہے، دمہ کنٹرول نہیں ہے تو اس کو سانس میں تکلیف ہوگی، چلنے میں، پھرنے میں، کام کرنے میں. لیکن اگر وہی پیشنٹ جس کا ایزما کنٹرول ہے، پراپر ان کو علاج ہو رہا ہے. دوائیاں دی گئی ہیں اور دوائیاں لے رہے ہیں تو وہ ایک نارمل لائف گزارتے ہیں. وہ میں اکثر اپنے پیشنٹس سے کہتا ہوں کہ جی اب آپ کا ایزما کا کنٹرول ہے تو آپ کے A to B سر کر سکتے ہیں. اچھا، یہ نوز ڈرپنگ کی وجہ سے بھی کیا ایزما ہو سکتا ہے؟ نوز ڈرپنگ کی وجہ سے ایزما اٹسیلف نہیں ہوتا، ہاں ہاں. اکثر ایزما کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ نیزل ڈرپنگ، پیچھے ناک گرتا ہے. ہاں ہاں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایزما کے ساتھ ہو، وہ علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بہت ہائی ایسوسیشن ہے ایزما کے ساتھ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ علاج وہ یہ کہ کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا، اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے جی جی. وہ کروانے پڑیں گے تو پتہ چل جائے گا. واٹ اباؤٹ کیا جو جن کو دمہ ہوتا ہے کیا ان کے لیے کچھ ویدر یا کچھ ان کے لیے کوئی جگہیں کیا ان کے لیے مخصوص ہونی چاہیے؟ جس طرح اگر وہ کراچی جیسے علاقے میں رہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا زیادہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور کیا ان کو اپنی جگہوں کو بدلنا چاہیے اور اگر ایسا ممکن ہے تو کون سی جگہوں پہ جانا چاہیے؟ تو ہم ایک کر کے اس تمام سوالات کے جواب دیتے ہیں. تو پہلی چیز سیزنل ویریشن، یعنی کہ مختلف سیزنز، خاص طور پہ جہاں جب الرجیز زیادہ ہوتی ہیں جن سیزنز میں یا موسم کی شدت ہو، ہاں ہاں. بہت زیادہ گرمی ہو بہت زیادہ سردی ہو، دونوں، تو وہ ایزما کو خراب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا تھا کہ جی کیا کچھ علاقوں میں بالکل آلودگی، پولوشن بہت اہم جو ہے وہ کمپوننٹ ہے ایزما انکنٹرول ہونے کا. جن علاقوں میں جو ہے وہ پولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ایئر کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، وہاں پہ ایزما کے اٹیک ہونا اور ایزما کا انکنٹرول ہونا از کامن. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ تھی کیا ان کو کسی خاص علاقوں کی طرف جانا چاہیے. یہ بہت ویری اور بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، اس کا گھر ہے، سب کچھ ہے، تو وہ موو کرے کہیں پہ. ہم تو بعض اوقات کسی کو آکوپیشنل ایزما ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کام سے ایزما ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہ آپ اپنا کام بدلیں کیونکہ ان کو وہی کام آتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ وہ اس علاقے میں رہ رہے ہیں، اس علاقے میں ان کی بہت سارے اخراجات کم ہیں، وہ آل آف سڈن دوسرے علاقے میں کیسے چھوڑ کے جائیں. تو ان کو وہ جگہیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کیا ایسی ریزن ہے، کوئی گھر پہ ایسی پولیوشن ہے، گھر پہ کوئلہ جل رہا ہے، کوئی گھر پہ لکڑی جل رہی ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا پھر ماسکیٹو کوئلز چلائے جا رہے ہیں. یہ تمام رسک فیکٹرز ہیں جو کہ ایزما کو، پرفیوم وغیرہ سے بھی پرابلم ہو پرفیومز، سکتا ہے. باڈی اسپریز کچھ لوگوں کا خراب کرتا ہے. تو آپ کو وہ پوائنٹس پہلے آپ ان کو کنٹرول کریں، دین آپ انہیلرز دیکھ کے ایزما کو کنٹرول کریں. تو 99% جو ہے نا وہ ایزما کنٹرول ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. اوکے، چلیں سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ملیں گے اور مزید جانیں گے دمہ کے حوالے سے. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کال بالکل کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں.
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है दमा के हवाले से, एस्थमा के हवाले से, और साथ ही आपको ये भी बताएं कि आज उसका दिन मनाया जाए ताकि आपको अवेयरनेस मिल सके। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार साहब, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे मज़ीद और जानेंगे कि बच्चों में भी क्या एस्थमा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। और मैं आपको अगर फिगर्स बताऊं वर्ल्ड वाइड एज़मा कितना कॉमन है, फिर मैं आपको ये बताता हूं कि एडल्ट्स में पाकिस्तान में हमारे मुल्क में कितना कॉमन है और बच्चों में कितना कॉमन है, तो जो कि बहुत वरीसम है। अ, तकरीबन 262 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर एस्थमेटिक। ओके, ओ माय गॉड। और अगर हम उसको फर्दर देखते हैं पाकिस्तान में 5 to 8% adults और about 18 to 19% children are asthmatic। बच्चे ज़्यादा, पर क्यों? जी अच्छा, वजह क्या है वैसे एस्थमा इतना ज़्यादा बढ़ने की? जी एज़मा वही पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर, देन स्मोकिंग एट होम। आज इस न्यू चीज़ें स्मोकिंग की इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, वैप, शीशा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जो पेरेंट बड़े आराम से पी रहे होते हैं कि जी ये सिगरेट नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। और इससे पैसिव स्मोकिंग नहीं होगी, जी, उससे भी तो होती है। हाँ, तो ये तमाम पोल्यूशन इन द सिटी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द फैक्टर। उसके अलावा जो है कुछ चीज़ें जैसे घर पे जिन जगहों पे सहूलियात नहीं है, तो इंडोर पोल्यूशन जैसे बायोमास फ्यूल जिसको हम कहते हैं, लकड़ियाँ जलाना, कोयला जलाना, ये वायरल इन्फेक्शंस, ये तमाम के तमाम। इवन वायरल भी इसमें शामिल है। यस अच्छा, कुछ ऐसे काम होते हैं जिस तरह लकड़ी का काम है या कहीं पर पेंट का काम है, उसके फ्यूम्स बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी हो सकता है? जी, उससे अंडरलाइंग अगर पेशेंट को वो जीन्स हैं एज़मा वाले, तो वो प्रोवोक हो सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं उनसे, तो उनमें उस वक्त ब्रोंकोस्पैज़म, यानी वो एयरवेज़ की नालियाँ जो मैंने बताया था ब्रोंकस, उनका स्पैज़म हो जाता है। तो दैट कैन बी अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। ओके। अच्छा, एहतियात क्या क्या कर सकते हैं घर पे अगर चाहें तो? किस चीज़ से बचे रहें? पोल्यूशन भी है, इस पे भी जाना है, बाहर भी निकलना है, तो एहतियात क्या बरतें? पहली पहली सबसे बड़ी एहतियात तो ये है कि अपने शहर को, अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सही है, बिल्कुल। जिसमें हम सब की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए अपने तौर पे। और कराची तो हमने देखा है, नॉट एट ऑल, कहीं पर यस भी जाएं, इवन कचरे का भी फ्यूम जो उड़ता है वो भी यस डेंजरस। यस। तो हमें अपनी कंट्रीब्यूशन, अपने इलाके को अगर हम सब एक तो साफ़ सुथरा रखें, ग्रीनरी रखें ऑल अराउंड, ठीक है। घरों के अंदर स्मोकिंग किसी भी हालात में, यानी कि वो सिगरेट हो, वो शीशा हो, वो वैप हो, इन सब से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं चाहिए, ख़ासतौर पे बच्चों के सामने कभी नहीं। वायरल इन्फेक्शंस हम सब ही दायरे अपनी कम्युनिटी को, अपने इलाके को, अगर एक बच्चे को है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि स्कूल में इन्फॉर्म करना चाहिए, बच्चे को 2 दिन ऑफ कराना चाहिए, रादर दिन बच्चा वायरल इन्फेक्शन के साथ स्कूल जाए और बाकी बच्चों को वायरल को इन्फेक्शन वायरल, लग हाँ जाए। हाँ हाँ। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। आई थिंक सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी हमने देखा है कि कई, एक शदीद बीमार होता है, वो आके फिर बैठ जाता है जहाँ पर आप होटल में, रेस्टोरेंट में, और उसके बाद फिर वो सबको जो है वो वायरल जो है यस वो इन्फेक्शन यस, लगा देते मैं हैं। यही यही मैं बात कर रहा था कि हमें एज अ नेशन, एज 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 एन इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर ये जो स्टीम लेते हैं या गागल्स करने चाहिए, क्या इससे फ़र्क पड़ता है क्या कुछ? नॉट फॉर एस्मा, ये अच्छा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस के लिए एक आपको ट्रीटमेंट, बट इट गिव्स अ बेटर इफेक्ट एट दैट टाइम, कि आपके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, खांसी बेहतर हो जाती है। एस्मा की ट्रीटमेंट नहीं है। ओके। अच्छा, क्या जब जो नालियाँ, जो क्या कहते हैं, नालियाँ ही कहेंगे ना, जो बंद हो जी जी वो जी जी। हल्की सी तंग हो जाती हैं, उनको खोलने के लिए कोई एक्सरसाइजेज वगैरह कुछ होती हैं? देखिए, पहले सबसे पहली बात तो एस्मा अगर है तो एस्मा की ट्रीटमेंट जो भी इनहेलर्स हैं वो लेने चाहिए। उनके साथ मरीज़, अगर ये आप मुझसे पूछ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल। ये बहुत एक बड़ा मिथ है जो कि लोग कहते हैं जी एस्मा है, मैं कैसे एक्सरसाइज करूं, मैं कैसे वॉक करूं।
सो आपकी तवस्सुत से मैं आज ये पैगाम देना चाहूँगा कि एज़मा का मरीज़ तमाम एक्सरसाइज कर सकता है और करनी चाहिए उसे, और वो एक्सरसाइज करने से और एज़मा बेहतर होता है, ख़राब नहीं होता। मतलब कि लंग्स थोड़े अच्छे तरीके से काम बिल्कुल। करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो Thank मच you. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शोबे तशरीफ़ लाने के लिए। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।